एलीट एकेडमी में एक अनस्पोकन रूल चलता है, असली नोबल्स जब फिश खाते हैं तो सिर्फ क्रेसेंट शेप्ड चीक मीट खाते हैं, और जो भी फिश बैक मीट खा लेता है उसे तुरंत पुअर फैमिली का किड समझ लिया जाता है। ये पूरा एक एलीट गेम है जो 4 मेजर कॉन्ग्लोमरेट्स के एयर्स ने डिजाइन किया है। हर साल 50 अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो वेल्दी नोबल फैमिलीज के मेंबर्स बनकर एक्ट करें। ये गेम पूरे 1 मंथ चलता है। अगर तुमने डिस्गाइज मेंटेन कर लिया तो ह्यूज कैश प्राइज मिलता है, लेकिन अगर एक्सपोज हो गए तो 50 ईयर्स तक उन्हीं 4 मेजर कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए फ्री में काम करना पड़ता है। और मैं एक लो क्लास लड़का जो बैरली खुद को फीड कर पाता है, एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट की वजह से इस एकेडमी में सिलेक्ट हो गया। उस दिन जब मैं टेक आउट डिलीवर कर रहा था, मैंने अपने हाथ में गोल्ड रिम्ड गेम इन्विटेशन को देखा और स्लोली हेड डाउन कर लिया। मुझे घर पर बेडरिडन पड़ी अपनी मदर याद आई। फिर मैंने डीप ब्रेथ ली और डिसाइड किया कि इस वियर्ड और एब्सर्ड गेम को ज्वाइन करूंगा। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पर मैंने खुद को एक कोल्ड और डिग्निफाइड टॉप टियर एयर की तरह प्रेजेंट किया। एक लाइट लग्जरी नीच ब्रांड का सूटकेस लेकर मैं स्कूल गेट की तरफ चला। एंट्रेंस पर ऑलरेडी रिच यंग मास्टर्स और लेडीज की भीड़ लगी हुई थी। सब सिर्फ फन देखने आए थे क्योंकि आज इस एलीट गेम का ऑफिशियल स्टार्ट था। सबकी नजरें उन क्लमजी इंपर्सनेटर्स पर टिकी थीं जो थोड़ी देर में आने वाले थे। मुझे अंदर से अच्छे से पता था कि ये लोग बस स्लम डॉग्स को मॉक करने के लिए एक्साइटेड हैं जो नोबल्स बनने का एक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने तो बैटिंग पूल भी लगा दिया था कि इस बार ये लोनली कॉमनर्स कितने डेज सर्वाइव करेंगे। तभी जैसे ही मेरा क्लियर और हैंडसम फेस सबके सामने आया, तुरंत सबका अटेंशन मुझ पर आ गया। मेरी ब्राउज के बीच नेचुरली एक कोल्ड और डिग्निफाइड ऑरा था जिसने हर रिच एयर को एक दूसरे की तरफ झुककर मेरी आइडेंटिटी गेस करने पर मजबूर कर दिया। मैंने हल्का सा फ्राउन किया क्योंकि क्राउड ने पूरा गेट ब्लॉक कर रखा था। फिर मैंने नीचे पोथोल वाले वेट ग्राउंड को देखा, कैजुअली अपना हैंड उठाकर ईयर पिक किया और पास खड़े स्टंट रिच बॉय की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपना जैकेट उतार और जमीन पर बिछा। मुझे अपने शूज वेट करना पसंद नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही वो रिच बॉय शॉक में मुझे देखने लगा। क्राउड अचानक साइलेंट हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे अपोज करने की, क्योंकि इस साल गेम को और टफ बनाने के लिए एक नया ट्विस्ट ऐड किया गया था। रिटायर्ड टॉप टियर और मनी ईयर्स को भी सिविलियन स्टूडेंट्स बनकर पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। और इसी वजह से कोई भी ये कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि मैं फेक हूं या रियल टॉप एयर। मैंने अपनी आईज नैरो की और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सबको देखा, जैसे मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। मेरी गाजे जहां भी जाती वहां खड़े यंग मास्टर्स और लेडीज को बोन चिलिंग कोल्डनेस फील होती। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक फ्रीज हो गई हो। तभी कुछ स्टूडेंट्स जो मेरी एरोगेंट एटीट्यूड से इरिटेटेड थे स्कॉफ करते हुए बोले कि मैं बस एक सिलेक्टेड लो लाइफ हूं जिसके ट्रिक्स थोड़े स्मार्टर हैं। मैं सीधा उस रिजेंटफुल रिच यंग लेडी के पास गया और बिना वार्निंग दिए उसे एक जोरदार स्लैप मार दिया। फिर काम वॉइस में बोला, अभी क्या कहा तुमने, जरा लाउड बोलो, मैंने नहीं सुना। उसके बाद मैंने पॉकेट से हैंडकरचीफ निकाला और डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन के साथ अपना हाथ वाइप किया। पूरा क्राउड शॉक में था क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बिना कुछ कहे उसे हिट कर दूंगा। लोग तुरंत आपस में चैटर करने लगे। कोई कह रहा था कि वो ग्लोबल रिच लिस्ट के टॉप 10 में आने वाले वे दे फू की डॉटर है और मैंने उसे कैसे हिट कर दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि एक मैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रिच यंग लेडी डिसबिलीफ में अपना फेस पकड़कर खड़ी थी। उसके साथ बचपन से कभी ऐसा ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ था। वो रेज में कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? तुम्हें पता है मेरे डैड कौन है? मेरे डैड भी DFU ग्लोबल रिच लिस्ट के टॉप 10 में है। मुझे ऑफेंड किया तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन मैंने उसकी थ्रेट को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। ये वही लड़की थी जिसे हमेशा सबने स्पॉइल किया था और आज पहली बार उसे इग्नोर किया जा रहा था। उसने अचानक मेरे शर्ट का hem पकड़ लिया और चिल्लाई, रुक जाओ। तभी एक शार्प क्लैटरिंग साउंड आया और एक ब्लैक गोल्ड कार्ड गोल्डन पैटर्न्स के साथ जमीन पर गिर गया। पास खड़े एक शार्प आइड स्टूडेंट ने उसे नोटिस किया और शॉक में चिल्लाया, अरे सब लोग इधर देखो, ये क्या चीज है? सबकी नजरें ग्राउंड पर पड़े उस ब्लैक गोल्ड कार्ड पर लॉक हो गई। ब्लैक गोल्ड कार्ड, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कॉपीज। क्राउड में शॉक के वेव्स फैल गए। हर तरफ से गैस तो सुनाई देने लगे। मैंने हल्का सा स्मर्क किया और मन ही मन सोचा, ट्रिक काम कर गया। इस फेक ब्लैक गोल्ड कार्ड को बनवाने में जो पैसा लगाया था वो टोटली वर्थ था। मैंने एरोगेंट अंदाज में हेड उठाया, पहले उस लड़के की तरफ इशारा किया जिसने पहले क्लोथ्स फेंके थे, फिर कार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, इस कार्ड को उठा लो, अब से ये तुम्हारा है। वो लड़का इंस्टेंटली फ्लैटर हो गया। उसकी आईज में लॉटरी जीतने वाली खुशी चमक रही थी। मैंने टोन ऐसा रखा जैसे मैं कोई बेनिफैक्टर हूं। फिर भी उसे जरा भी ह्यूमिलिएशन फील नहीं हुआ, बल्कि वो ऑब्सीक्वियस स्माइल के साथ दौड़ कर आया, मेरे पैरों के पास से कार्ड उठाया और दोनों हाथों से रिस्पेक्टफुली मुझे वापस दे दिया। बोला, ये कार्ड बहुत वैल्यूबल है, मेरे पास 10 गट्स भी हो तो भी मैं ऐसे यूज नहीं कर पाऊंगा, आप ही से सेफ रखिए। मैंने डिस्गस्टेड लुक के साथ उसे देखा, हैंडकरचीफ से पकड़कर उस डर्टी ब्लैक गोल्ड कार्ड को उठाया, फिर कैजुअली हवा में उछालकर सीधा पास के ट्रैश कैन में फेंक दिया। बोला, मेरे पास ये ऑलरेडी इतना डर्टी हो गया है, अब इसका क्या यूज? जब किसी को चाहिए ही नहीं तो इसे फेंक देना ही बेहतर है। पास खड़ा वो स्टूडेंट जिसने पहले से पहचान लिया था, अपना चेस्ट पकड़कर ऑलमोस्ट रोने वाली हालत में था। बोल रहा था, मेरा हार्ट टूट गया, दुनिया में सिर्फ 3 ब्लैक गोल्ड कार्ड्स हैं और इसने ऐसे कैजुअली फेंक दिया। सामने खड़ा वही लड़का जिसने पहले क्लोथ्स फेंके थे, जल्दी से अपनी थिंकिंग एडजस्ट करके डिसाइड कर चुका था कि मैं डेफिनेटली कोई टॉप रिच एयर हूं जो इस बार सिविलियन बनकर गेम खेल रहा है। उसने तुरंत रेस्पेक्टफुल टोन में पूछा, हेलो क्लासमेट, मेरा नाम जुंग रॉय है, मेरी फैमिली होटल बिजनेस में है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये वही सवाल था जो वहां मौजूद हर इंसान जानना चाहता था। मुझे पता था ये मेरा पहला टेस्ट है।
अगर पास हुआ तो इस नोबल गेम का टिकट मिल जाएगा, फेल हुआ तो सीधा डूम। मैंने डीप ब्रेथ ली, अपनी नर्वसनेस को दबाया और काम वॉइस में बोला, तुम ये जानने के लायक नहीं हो। तभी अचानक स्टूडेंट यूनियन के लोग आ गए और क्राउड को चीरते हुए मेरे सामने खड़े हो गए। बोले, तुम गम मौन हो ना, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ तुम ही बचे हो जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, जल्दी हमारे साथ चलो। ये सुनते ही पूरा क्राउड अप्रॉन बदल गया। लोग विस्पर करने लगे, उसका सरनेम गू है, क्या ये वही लो प्रोफाइल टॉप रिच फैमिली है? गू फैमिली का यंग मास्टर, सुना था वो इस साल चाइना वापस आया है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ इस तरह दिखाई देगा। स्कूल ने इस गेम के लिए सच में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। अभी थोड़ी देर पहले एरोगेंट बिहेवियर दिखाने वाली नोबल गर्ल तुरंत क्राउड के पीछे हाइड हो गई। उसे डर था कि मैं रिवेंज लूंगा। यंग रॉय का एटीट्यूड और भी ज्यादा ऑब्सीकियस हो गया। उसने तुरंत मेरा सूटकेस पकड़ लिया और बोला, लेट मी कैरी योर लगेज फॉर यू। आप जैसे यंग मास्टर को ट्रिवियल काम नहीं करना चाहिए, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। उसने चेस्ट थपथपाकर लॉयल्टी शो की। मैंने इंडिफरेंट फेस के साथ हल्का सा नोट किया और बिना इधर उधर देखे आगे चल पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर क्वाइटली रिलीफ की सांस ली कि किसी ने मेरी एक्ट को पकड़ा नहीं। चलते चलते मैंने कैजुअली आसपास के रिच यंग मास्टर्स और लेडीज के फेसेस स्कैन किए। सबकी आईज में और साफ दिख रहा था। तब मुझे समझ आ गया कि गू फैमिली के मिस्टीरियस यंग मास्टर वाली आइडेंटिटी सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। ये 3 मंथ्स की प्रिपरेशन सच में काम आई। इस स्कूल में ऑलमोस्ट हर कोई रिच बैकग्राउंड से है। जरा सी भी गलती मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर सकती है। इसलिए मैंने इंटेंशनली एक अनफैथोमेबल मिस्टीरियस फैमिली का पर्सोना चुना ताकि लोग खुद ही डर जाएं। गू फैमिली का रिसेंटली चाइना लौटे यंग मास्टर वाला टैग मेरे लिए परफेक्ट कवर बन गया। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद मैं कैंपस में कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहा था। रास्ते में आने वाली लग्जूरियस बिल्डिंग्स को मैंने ऐसे इग्नोर किया जैसे ये सब मेरे लिए नॉर्मल हो। मेरा काम और कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर लोग और कन्विंस्ड हो गए कि मैं सच में गू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। उनका रिस्पेक्ट लेवल और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मैं एक लग्जूरियस सिंगल विला के सामने रुका, हाथ उठाकर कैजुअली पॉइंट किया और बोला, ये प्लेस ठीक लग रहा है, मैं यही रहूंगा। एक फीमेल क्लासमेट शॉक में बोल उठी, ओ माय गॉड, ये तो 4 मेजर फाइनेंशियल ग्रुप्स के एयर्स का रहने का प्लेस है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? जिंग रॉय ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ मुझे समझाने लगा, यंग मास्टर मुझे एक और जगह पता है जो इससे कम नहीं है, क्यों ना हम वो चूज करें। मैंने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी, सीधे विला के अंदर चला गया। एक बेडरूम की तरफ इशारा करके बोला, ये रूम ठीक है, तुम लोग यहाँ और उसका सारा सामान बाहर फेंको, सब कुछ न्यू से रिप्लेस करो और पूरे रूम को थॉरली क्लीन करो। जंग रॉय के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, उसके पूरे शरीर पर कोल्ड स्वेट आ गया। वो हकलाते हुए बोला, ये लेशा का रूम है, 4 बिग ग्रुप्स में से सबसे वर्स्ट टेम्पर वाला है। अगर वो वापस आ गया और हमें ये करते पकड़ लिया तो हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें एक कोल्ड ग्लेयर दिया और फ्लैट टोन में बोला, डरने की क्या बात है, वो आखिर है कौन? अचानक क्राउड में से शॉ का एक क्रेजी सुपर फैन भड़क गया और मेरी तरफ रश करने लगा, लेकिन उसके काम फ्रेंड ने तुरंत उसे पकड़कर रोक लिया। बोला, पागल हो गया है क्या? उसका सरनेम गू है, मरना है क्या? वो फैन तुरंत शांत हो गया और बस खड़ा देखता रहा कैसे शॉ का सारा सामान एक एक करके बिल्डिंग से नीचे फेंका जा रहा था। नीचे ग्राउंड पर जोर का बैंग हुआ और तुरंत कॉमोशन फैल गया। लोग चिल्लाने लगे, क्या ये पागल हो गया है? ये सब शॉ के पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं और ये ऐसे फेंक रहा। ऊपर जिंग रॉय ने जरा भी हेजिटेट नहीं किया, उसने तुरंत फोन निकाला और अर्जेंट और फोनिंग टोन में कॉल लगाया, हेलो, अभी तुरंत लोग भेजो, यंग मास्टर लाइशा के रूम में जो भी था बिल्कुल सेम वैसा ही खरीदो, ओरिजिनल से बेटर कुछ मत लाना। कॉल कट करने के बाद वो नीचे झांक झांक कर सिचुएशन चेक कर रहा था। क्लियरली दिख रहा था कि वो इंप्रेस करने के लिए डेस्परेट है। थोड़ी देर में सारा सामान पैक हो गया। जैसे ही मैंने बेडरूम डोर बंद किया, मुझे साफ महसूस हुआ कि जो गेजें मेरी बैग पर थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी है। मैंने जो कोल्ड और अलूफ एक्सप्रेशन अब तक कैरी किया था वो तुरंत टूट गया। मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गया और लग्जरी विला के सॉफ्ट बेड पर गिर पड़ा। चेस्ट पर हाथ रखकर लंबी सांस ली और धीरे से बोला, बच गया। आखिरकार इस नोबल्स गेम का फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया। मैंने इसके लिए पूरी प्रिपरेशन की थी। मैंने अपने सारे पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिए थे और एलीट स्कूल से मिले 1 लाख डिपॉजिट को यूज करके 3 मंथ्स पहले ही एक डिटेक्टिव हायर किया था जिसने सारे वेल्थी और प्रोमिनेंट फैमिलीज की डिटेल्स निकाली। मैंने हर छोटी बड़ी इन्फो नोटबुक में लिखी और सब कुछ याद कर लिया। एलीट स्कूल के हर स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी ट्रेट्स मुझे परफेक्टली याद थे। खासकर 4 बिग चबो फैमिलीज की इन्फॉर्मेशन तो मुझे लिटरली बैक ऑफ माई हैंड की तरह याद थी। मैंने रिस्क लेकर लैंडिंग प्लेटफॉर्म से 10 लाख का लोन भी लिया। मुझे अंदर से पता था कि ये डिसीजन लेने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सक्सेस। फेलियर का मतलब था डेट कलेक्टर से भागते रहना और जिंदगी भर दबकर जीना। मैं उठकर बैठ गया और कोर्ट के अंदर से अपनी और अपनी मॉम की फोटो निकाली। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस बार मैं सिर्फ 1 महीने तक डिस्गाइज मेंटेन करके प्राइज मनी नहीं जीतूंगा, बल्कि सोशल क्लास भी पूरी तरह क्रॉस करूंगा और एक असली नोबल बनकर दिखाऊंगा। जैसे ही मेरे पास पावर आएगी, मेरी पास की सारी सफरिंग खत्म हो जाएगी। अब कोई मुझे नीचे गिराकर ट्रीट नहीं करेगा। इस बार मैं पिरामिड के टॉप पे खड़ा रहूंगा। अगले दिन स्कूल का पहला दिन था। बेल बजते ही मैं क्लासरूम में एंटर हुआ। डजन साइज तुरंत मेरी तरफ मुड़ गई। मैंने डिसमिसिव एक्सप्रेशन के साथ सबको इग्नोर किया और विंडो के पास कॉर्नर सीट पर जाकर बैठ गया। आसपास बैठे स्टूडेंट्स मुझे देखते ही उठकर दूर चले गए। किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे पास बैठने की। मैं कुछ भी आउट ऑफ लाइन नहीं कर रहा था। फिर भी सबकी बर्निंग स्टेयर्स मुझ पर ही थी। तभी अचानक टैंग टैंग, जो 4 बिग चबो एयर्स में से एक थी, आकर मेरे बगल में बैठ गई। पूरे क्लास में शॉक फैल गया। लोग कंफ्यूज होकर विस्पर करने लगे कि इतनी हाई स्टेटस वाली टैंग टैंग इस अननोन लड़के के पास खुद क्यों आई? क्या वो इसकी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज करने वाली है? मैं डेस्क पर हेड रखकर सोने वाला था।
लेकिन ये सब सुनकर तुरंत अलर्ट हो गया। टैंग टैंग सबसे नाइवे और स्वीट मानी जाती है। मेरे लिप्स पे हल्की स्माइल आई। मुझे समझ आ गया ये हाई सोसाइटी में घुसने का परफेक्ट मौका है। मैं सीधा बैठा, उसकी तरफ मुड़ा और बिना हेजिटेशन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, टैंग टैंग आई लाइक यू। जैसे ही मैंने ये कहा पूरा क्लास एक्सप्लोड हो गया। सब शॉक में चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है। इसने सीधा कॉन्फेस कर दिया। टैंग टैंग भी कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी। तभी विंडो से आती सनलाइट मेरे फेस पर पड़ी और मेरे ऑलरेडी शार्प फीचर्स को और भी ग्लो दे दिया। टैंग टैंग ने शायद पहली बार इतना हैंडसम लड़का देखा था। वो एक पल के लिए कंप्लीटली स्टन रह गई। उसका ऑफेंडेड फीलिंग तुरंत गायब हो गया और वो शाय होकर बिहेव करने लगी। ये पूरा मोमेंट किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दिया। थोड़ी ही देर में ये क्लिप 4 मेजर टेबल्स के एक्सक्लूसिव लाउंज तक पहुंच गई। वहां ही होंडू कस्टम मेड लेदर सोफा पर बैठा था। उसकी ब्राउज टाइट थी और वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टैंग टैंग और मेरी फोटो को घूर रहा था। वहीं जू कैजुअली बैठा कमेंट स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी फिंगर अचानक रुक गई। स्क्रीन पर एक कमेंट था, यंग मास्टर गूसी। जू ने आईब्रो रेस किया और हल्की क्यूरियोसिटी के साथ बोला, यंग मास्टर गू, सेमेस्टर शुरू होते ही टैंग टैंग को कन्फेस कर दिया। टैंग फैमिली की सबसे बिलवेड डॉटर। काफी बोल्ड मूव है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी देखा क्यों नहीं। उसके पास बैठी गोल्ड रिम ग्लासेस वाली मैच्योर और पॉइज्ड लॉन्गियन ने कैजुअली रिप्लाई किया, वो अब तक अब्रॉड ही था, इसलिए तुमने उसे नहीं देखा। इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इयन की नजर फोरम पर उस अलूफ यंग मैन पर पड़ी, उसकी आईज में एक सेकंड के लिए सरप्राइज फ्लिकर हुआ। उसने साइलेंटली अपनी फिस्ट क्लेंच की, लेकिन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती रही। चीहन अभी भी फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सोच रहा था कि इतने सालों से लो प्रोफाइल रखने वाली टॉप टियर फैमिलीज के बारे में भी कुछ ना कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर इस लड़के के बारे में कुछ भी क्यों नहीं। उसकी ये कंफ्यूजन पास बैठे बोर्ड लेया की क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर देती है। वो तुरंत आगे झुककर फोन स्नैच कर लेता है। हैंजो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और फोन उसके हाथ से चला जाता है। लेया दूसरे सोफा पर जंप करके बैठ जाता है और फोटो जूम करता है। सनलाइट में विंडो के पास बैठा वो स्टनिंग यंग मैन स्क्रीन पर साफ दिखता है। लेया का जाओ लिटरली ड्रॉप हो जाता है। डिसबिलीफ से भरी आवाज में बोलता है, ये क्या है, कोई इतना इंसेनली गुड लुकिंग कैसे हो सकता है, इतना अनफॉरगेटेबल फेस, और हम आज तक इसके बारे में नहीं जानते। ये पॉसिबल ही नहीं। की भी तुरंत एग्री करता है। लॉजिकली देखा जाए तो इसके लुक्स के लेवल पर कोई अननोन नहीं रह सकता। इसमें जरूर कोई हिडन सीक्रेट है। इयन कामली अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए बोलती है, तुम लोग आजकल थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हो। पहले कभी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लिया। ची हांजो एक पल के लिए फ्रीज होता है, फिर कैजुअली डिनाई कर देता है, कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा था, रैंडम गेसेस। लेकिन लिया को अब किसी की बात सुनाई नहीं दे रही। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी है। उसकी फिंगर धीरे धीरे उस लड़के के फेस की आउटलाइन ट्रेस कर रही है। लिप्स पर हल्की स्मर्क है। वो धीमे से बोलता है, ये नया गाय स्कूल में काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ लंच टाइम पर पूरा क्राउड कैफेटेरिया की तरफ मूव करता है। मैं कॉर्नर में बैठा अपनी प्लेट में रखी स्टीम्ड ग्रुपर को देख रहा हूँ। एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, क्योंकि इस इलीट स्कूल का अनस्पोकन रूल मुझे याद आ जाता है। असली नोबल्स सिर्फ फिश के गिल्स के पास वाला क्रेसेंट शेप्ड मीट खाते हैं। अगर किसी ने फिशबैक मीट खा लिया तो तुरंत एक्सपोज। ये इस रिच गेम का सेकंड टेस्ट है। बहुत सारे इम्पोस्टर्स इसी टेस्ट में पकड़े गए और पब्लिकली डिस्ग्रेस हुए। मैंने इसके लिए पहले से तैयारी की थी। पूरे 2 वीक्स घर पर प्रैक्टिस की थी। मैं स्ट्रेट फेस मेंटेन करते हुए चॉपस्टिक्स को केयरफुली क्रेसेंट मीट की तरफ बढ़ाता हूँ और महसूस करता हूँ कि आसपास की इंटेंस स्टेयर्स थोड़ी कम हो गई हैं। तभी टैंग टैंग अपनी ट्रे लेकर मेरे सामने आकर बैठ जाती है। वो कैजुअली बात शुरू करती है, इयन तुम भी फिश पसंद करते हो, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी फिश बहुत पसंद है। मैं बिना ऊपर देखे बस हल्का सा नोट करता हूँ। मैंने पहले ही उसे बता दिया था कि क्लासरूम में कन्फेशन सिर्फ जोक था, लेकिन सरप्राइजिंगली टैंग टैंग तब से मेरे साथ चिपक गई है। वो एक्साइटेड होकर लगातार एलीट स्कूल की गॉसिप शेयर करती रहती है। उसका रिलैक्स वाइब मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल कर देता है और मैं धीरे धीरे अपना गार्ड डाउन करने लगता हूँ। तभी मेरी चॉपस्टिक स्लिप हो जाती और ऑलमोस्ट फिशबैक मीट की तरफ चली जाती है। मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगता है। फोरहेड पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बावजूद 10 साल की हैबिट इतनी आसानी से नहीं जाती। ये पुअर इंस्टिंक्ट है। तभी टैंग टैंग तुरंत मेरा हाथ रोक देती है। वो सोचती है कि मैं रूल्स नहीं जानता क्योंकि मैं अब्रॉड से आया हूँ। वो काइंडली समझाती है, फिशबैक मीट मत लो। हमारे स्कूल में रूल है कि सिर्फ क्रेसेंट मीट खाते हैं, नहीं तो लोग पुअर फैमिली का समझेंगे। लकीली टैंग टैंग बहुत नाइव है और मेरी फेक आइडेंटिटी पर पूरी तरह ट्रस्ट करती है, नहीं तो मैं अभी एक्सपोज हो जाता। मैं तुरंत अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता हूँ। चॉपस्टिक्स की डायरेक्शन बदलता हूँ और परफेक्टली क्रेसेंट मीट उठाकर माउथ में डालता हूँ। च्यू करते हुए हल्की स्माइल देता हूँ और बोलता हूँ, खाना वेस्ट करना गलत है। टैंग टैंग रिलीफ में अपनी चेस्ट थपथपाती है और बोलती है, मुझे पता था ब्रदर गू ऐसा नहीं करेगा। वो तो बस फूड वेस्ट नहीं करना चाहता था। कितना जेंटल है, शायद मुझे उस पर क्रश हो रहा है। उसी समय ऊपर एक्सक्लूसिव लेट नाइट कैंटीन में बैठे 4 टॉप टाइकून फैमिलीज में से वाइशाल ने मेरे उस नियर मिस्टेक को नोटिस कर लिया था। उसने अपने लिप्स को हल्का सा कर्ल किया और एक एम्बिगुअस स्माइल के साथ सामने बैठे हंचो की तरफ देखा। हंचो, तुमने नोटिस किया, अभी वो गू वाला लड़का फिशबैक मीट खाने वाला था। हंचो ने अपने हाथ में वाइन ग्लास को धीरे से स्वर्ल किया और नीचे बैठे उस एलूफ लड़के को सस्पिशियस क्यूरियोसिटी से देखा। फिर काम टोन में बोला, थोड़ा सस्पिशियस तो है, लेकिन अब्रॉड की लाइफस्टाइल ज्यादा लेट बैक होती है, उसके लिए ऐसा करना इतना वीर्ड भी नहीं है। या ने आईब्रो रेज किया। डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। ओ रियली,
लेकिन इस फेमस गू फैमिली के यंग मास्टर में मेरी इंटरेस्ट अब और बढ़ गई है। इतना बोलकर वो अचानक खड़ा हुआ और सीधे नीचे कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा एलिगेंटली खाना खा रहा था। टैंग टैंग एक्साइटेड होकर मुझे 4 टॉप टाइकून फैमिलीज की स्टोरी सुना रही थी। तभी अचानक एक टॉल शैडो ने कैंटीन की लाइट ब्लॉक कर दी। मैंने और टैंग टैंग ने एक साथ ऊपर देखा। सामने ली शाओ खड़ा था। उसका कॉकी और कैफरी एटीट्यूड साफ दिख रहा था। उसने नीचे झुककर मेरी प्लेट देखी जहां ग्रुपर का ऑलमोस्ट सारा क्रेसेंट मीट खत्म हो चुका था। उसने प्रोवोकेटिवली स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ यंग मास्टर गू? अभी अभी कंट्री वापस आए हो इसलिए रूल्स नहीं पता। चाहो तो मैं सिखा दूं। पूरे कैफेटेरिया का अटेंशन तुरंत हमारी तरफ आ गया। सबने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और क्यूरियोसिटी से देखने लगे। आखिर चारों टॉप टाइकून फैमिलीज में से एक का एयर खुद गू फैमिली के सपोजिटली टॉप एयर को चैलेंज कर रहा था। ऐसा सीन कौन मिस करता? ली शाओ कैजुअली एक चेयर खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसके फेस पर केयरलेस और अनरूली एक्सप्रेशन था। उसने अपनी प्लेट का ग्रुपर मेरी तरफ पुश किया और बोला, क्या हुआ, डर गए या अब्रॉड रहकर तुम ये सब खाने के आदी हो गए हो? उसके वर्ड्स में पुअर लोगों को नीचा दिखाने वाली टोन साफ थी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स को थोड़ा टाइट पकड़ लिया और अंदर के एंगर को दबा दिया। ये सीधा प्रोवोकेशन था। मुझे समझ आ गया कि मेरी थोड़ी सी गलती ने ऑलरेडी चारों टाइकून फैमिलीज को सस्पिशियस बना दिया है। अब मुझे और केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने उसकी प्रोवोकेशन को इग्नोर किया। कामली हैंडकरचीफ निकाला, माउथ वाइप किया और कोल्ड नजरों से उसकी तरफ देखा। फिर फ्लैट वॉइस में बोला, तुम वहां नोज घुसा रहे हो जहां तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? जैसे ही मैंने ये कहा पूरा क्राउड मामर करने लगा। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। ली शाओ का फेस तुरंत रेड हो गया। वो टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ा हो गया और गुस्से में चिल्लाया, नॉनसेंस, मैं टोटली स्ट्रेट हूं। मुझे तुम जैसे अननोन बैकग्राउंड वाले लड़के पर क्रश क्यों होगा? मैंने बिना रिएक्ट किए कामली अपनी प्लेट उठाई, खड़ा हुआ और कंटेम्प्चुअस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। हाँ सही कहा, तुम मेरे लायक भी नहीं हो। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। पीछे ली शाओ गुस्से से कांपता हुआ मेरी तरफ उंगली दिखा रहा था। टैंग टैंग जल्दी से मेरे पीछे आई और जाते हुए ली शाओ को देखकर धीमे से बोली, अच्छा हुआ, किसने कहा था बिना वजह पंगा लेने को? ऊपर बैठे हंचो ने ये पूरा सीन देखा और शॉक्ड रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली शाओ इतनी जल्दी हार जाएगा। हंचो ने वाइन ग्लास को धीरे से घुमाया और उसके लिप्स पर मीनिंगफुल स्माइल आई। इंटरेस्टिंग, चीजें अब और मजेदार हो रही हैं। मैं वापस क्लासरूम में आकर क्लास स्टार्ट होने का वेट करने लगा। तभी अचानक मेरे फोन पर एक वियर्ड मैसेज आया। लिखा था, केयरफुल रहो, अभी ली शाओ की काफी इंसल्ट हुई है, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं पता था ये मैसेज किसने भेजा, लेकिन अंदाजा था कि जो लोग ली शाओ को सीधे नाम से बुला सकते हैं वो सिर्फ बाकी टॉप टाइकून फैमिलीज के एयर्स ही हैं। मैंने थोड़ा सोचा, लेकिन समझ नहीं आया कि उनमें से कौन मेरी हेल्प करेगा। काफी देर तक सोचने के बाद भी कोई आंसर नहीं मिला तो मैंने फोन रख दिया और फिलहाल इस बात को साइड में कर दिया, क्योंकि जिसने भी वार्निंग दी है वो अभी के लिए मुझे हार्म नहीं करेगा। अगले कुछ दिनों में मैसेज सही साबित हुआ। ली शाओ बार बार मेरे सामने आने लगा अटेंशन के लिए। उसने सीधे अटैक नहीं किया, लेकिन उसके ट्रिक्स और ज्यादा इरिटेटिंग थे। कभी मेरे डेस्क में रैट्स डाल देता, कभी चेयर पर चिली वाटर डाल देता, या जानबूझकर रिच लोगों की इनसाइडर बातें मेरे सामने बोलता। लेकिन ये सब ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं कर पाए। मैंने भी उसे सेम तरीके से जवाब दिया और हर बार उसे शट डाउन कर दिया। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि स्कूल में जो भी प्रैंक होता उसका ब्लेम सीधे उसी पर जाता। आखिरकार ली शाओ इतना परेशान हो गया कि कुछ दिनों के लिए लो प्रोफाइल में चला गया और मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। देखते ही देखते हाफ मंथ गुजर गया और गेम अपने फाइनल स्टेज में एंटर कर गया। मैं उस ह्यूज कैश प्राइज के और करीब पहुंच गया। इस दौरान टैंग टैंग के साथ मेरा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता गया। मेरी गू फैमिली के यंग मास्टर वाली आइडेंटिटी की वजह से अब बहुत सारे रिच और पावरफुल फैमिलीज मेरे आसपास घूमने लगे थे। सब मुझे इंप्रेस करने और फेवर लेने की कोशिश कर रहे थे। मेरा वॉलेट दिन ब दिन हैवी होता जा रहा था। सब कुछ परफेक्टली मेरे फेवर में जा रहा था। लेकिन सच ये है कि कोई भी फ्लॉ हमेशा छुपा नहीं रह सकता। जुंग रुई, वही लड़का जिसने शुरू में मेरा लगेज कैरी किया था, उसने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर कुछ ऑफ है। उसने ऑब्जर्व किया कि मैंने एक ही आउटफिट एक वीक में 2 बार पहन लिया। रिच स्पॉइल्ड किड्स के लिए ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। एक दिन पी क्लास के बाद मुझे अचानक लगा कि मेरा बैकपैक किसी ने चेक किया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पैनिक में चारों तरफ देखा और तुरंत मेरी नजर जुंग रुई पर जाकर रुकी, जो क्वाइटली भागने की कोशिश कर रहा था। उसी मोमेंट मैं पूरी तरह अलर्ट हो गया। भले ही मैंने नोबल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही सेफ हाइड कर दी थी, लेकिन मुझे पता था जुंग रुई जैसे लोग जो शुरू में सबसे ज्यादा चापलूसी करते हैं वही मौका मिलते ही बैकस्टैप करते हैं। अगर उसे पता चल गया कि मैं एक नॉर्मल लड़का हूं जो पहले 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वो डेफिनेटली मुझे डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्लास के दौरान जुंग रॉय जानबूझकर मेरी तरफ झुककर लाउड वॉइस में बोला, यंग मास्टर गू, ये लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स आपने 3 दिन से पहने हुए हैं, चेंज क्यों नहीं किए? गू फैमिली इतनी बड़ी है कि आपके पास नए शूज खरीदने के पैसे नहीं है। पूरा क्लास तुरंत मेरी तरफ देखने लगा। विस्पर्स फैलने लगे, हाँ हमने भी नोटिस किया ये शूज बार बार पहनता है। क्या ये सच में गू फैमिली का एयर है या कोई फेक कॉमनर? जुंग रॉय के फेस पर स्मग स्माइल आ गई। साफ था उसने ये सब इंटेंशनली किया था ताकि मैं पब्लिक में स्लिप कर जाऊं। मैंने कैजुअली आईब्रो रेज किया और स्कॉफ करते हुए बोला, तुम्हें इतना बेसिक भी नहीं पता। ये शूज फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर के कस्टम मेड है। ये डिस्ट्रेस स्टाइल है। हर पैर स्पेशल टेक्निक से बनाया जाता है। जितना ज्यादा वॉर्न दिखे उतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। जुंग रुई ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया।
उसे लगा मैं ब्लफ कर रहा हूं। उसने हंसते हुए कहा, बंद करो, ये फेक बात है, ऐसा कोई स्टाइल नहीं होता। जरूर तुमने ये चीप कॉपी कहीं से खरीदी है। कुछ लोग उसकी बात मानने लगे, लेकिन तभी एक नॉलेजेबल स्टूडेंट शॉक में बोल उठा, मुझे पता है ये कौन से शूज हैं, ये मास्टर केविन के फाइनल वर्क हैं, जो अभी रिसेंटली कंट्री वापस आए हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 पेयर्स हैं। ये सुनते ही पूरा क्लास स्टन रह गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे शूज भी होते हैं जो जितने पुराने दिखें उतने वैल्यूबल हों। जुंग रुई का कॉन्फिडेंस टूट गया, वो पीछे हट गया। उसके फेस पर शॉक साफ दिख रहा था। मैं अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था, क्योंकि यही वो मोमेंट था जिसका मैं वेट कर रहा था। जिस दिन उसने मेरा बैग चेक किया, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने पहले से काउंटर प्लान तैयार कर लिया था। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, जिसने पता लगाया कि मास्टर केविन के शूज कहाँ हैं। पता चला एक पैर म्यूजियम में डिस्प्ले पर है। मैंने अपनी फेक रिच आइडेंटिटी का यूज करके म्यूजियम मैनेजर को इंटिमिडेट किया और अपनी सारी बची हुई मनी खर्च करके 3 दिन के लिए वो शूज रेंट पर लिए। मैंने जानबूझकर वही शूज बार बार पहने ताकि जुंग रुई डाउट करे और पब्लिक में मुझे कॉल आउट करे, ताकि मैं उसी के ट्रैप को यूज करके अपनी आइडेंटिटी और स्ट्रांग बना सकूं। अब कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैं सेम क्लोथ्स रिपीट क्यों करता हूं। सब यही सोचेंगे कि ये भी कोई एक्सपेंसिव कस्टम पीस है जो उनकी रीच से बाहर है। ये प्लान एक साथ 2 फायदे दे रहा था। मैंने जुंग रुई का हाथ पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर वो ब्रिक उठाई जो मैंने पहले से रेडी रखी थी। मेरी आईज में ठंडी क्रूरता थी। मैंने पूछा, कौन सा हाथ यूज किया था मेरे बैग में घुसने के लिए। जुंग रुई पूरी तरह डर गया। उसका फेस पर्पल पड़ गया। उसे रियलाइज हो गया कि उसने किसी डेंजरस इंसान को छेड़ दिया है, लेकिन मुझे उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने बिना हेजिटेशन उसका रिस्ट तोड़ दिया और वहां से चला गया। ये खबर पूरे स्कूल में लाइटनिंग स्पीड से फैल गई। दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव लाउंज में 4 मेजर फाइनेंशियल जायंट्स बैठे नोबल गेम के रूल्स डिस्कस कर रहे थे। शी हंजो कैजुअली पेन घुमा रहा था। तभी लिंग ईयन ने साइलेंस तोड़ा और बोली, इस बार के रोल प्लेयर्स काफी केपेबल हैं। इतना टाइम हो गया फिर भी कुछ लोग एक्सपोज नहीं हुए। दूसरे ने एग्री करते हुए कहा, डिफिकल्टी बढ़ाने का टाइम आ गया है। लेकिन टैंग टैंग को ये नोबल गेम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बोर्ड होकर कहा, ये सब बहुत बोरिंग है, तुम लोग डिस्कस करते रहो, मुझे ब्रदर गुमोन के पास जाना। इतना कहकर वो इम्पेशेंटली उठी और बाहर चली गई। लाशाओ ने जैसे ही गुमोन का नाम सुना, उसकी आईज में एक शार्प कनिंग चमक आई। लिप्स के कॉर्नर पर मिस्चीवस स्माइल उभर आई। वो थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बाकी 2 एयर्स के कान में कुछ विस्पर किया। उसकी प्लान इतनी इंटरेस्टिंग थी कि तुरंत अप्रूव हो गई। लिंग इन ने ऊपर से तो कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने भी हल्का सा नोट कर दिया। गेम अब एक नए लेवल पर जाने वाला था। दूसरी तरफ मैं अपने बेडरूम के सॉफ्ट बेड पर पड़ा हुआ था। फोन की स्क्रीन को घूर रहा था, जहां बैलेंस डेंजरसली लो दिख रहा था। जुंग रुई सिचुएशन को मैंने स्मार्टली हैंडल तो कर लिया था, लेकिन उसके चक्कर में मेरी पूरी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पैसे अरेंज करना, क्योंकि गेम खत्म होने में अभी भी ऑलमोस्ट 1 वीक बाकी था। मैं दिमाग लगाकर हर पॉसिबल तरीका सोच रहा था मनी अर्न करने का। तभी अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आया। मैंने तुरंत मैसेज खोला। क्लास ग्रुप में वॉइस मैसेज था। अनाउंसमेंट थी कि अगले फ्राइडे नाइट स्कूल का एनुअल फ्रेशमैन गला होने वाला है और उस इवेंट में हर स्टूडेंट को अपनी फैमिली आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करने वाला कोई टोकन लाना होगा और सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन देना होगा। ये सुनते ही मैं एकदम से बेड पर सीधा बैठ गया। मेरी आई स्क्रीन पर फ्रीज हो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, डैम, मैं एक स्लम में पला बढ़ा गरीब लड़का हूँ। मैं फैमिली आइडेंटिटी टोकन आखिर लाऊंगा कहां से? अगर इस बार भी मैंने मिस्टेक कर दी तो अब तक की सारी मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी और इस बार बच निकलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं तो जल्दी ही एक्सपोज हो जाऊंगा, है ना? मैंने अपना सिर नीचे किया और सोचा, ये तो साफ साफ एक डेथ ट्रैप है सारे रोल प्लेयर्स के लिए। ये रूल पहले कभी नोबल स्कूल में था ही नहीं। क्या इनका पेशेंस खत्म हो गया है या फिर इन्हें कुछ शक हो गया है? लेकिन कुछ भी हो, अभी सबसे जरूरी है इस क्राइसिस से निकलना। मैं बेचैनी में इधर उधर पेस कर रहा था। तभी उसी अजीब नंबर से फिर एक मैसेज आया, अगर इस क्राइसिस से निकलना है तो आज रात 10 बजे स्कूल रूफटॉप पर मिलो। मैं उस टेक्स्ट को काफी देर तक देखता रहा। आखिर मैंने जाने का फैसला किया, क्योंकि यही एक तरीका है अपना नोबल डिस्गाइज बनाए रखने का। यही मेरी आखिरी लाइफलाइन है। धीरे धीरे रात हो गई। मैं टाइम पर स्कूल रूफटॉप पहुंचा, लेकिन वहां जिस इंसान को देखा उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लैंग यीजिन मुड़ी और मेरी तरफ चलने लगी। हवा उसके बालों को हिला रही थी और उस खामोश रात में उसके हाई हील्स की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने मेरे चेहरे पर शॉक देखा और हल्का सा हंस पड़ी। क्या हुआ? मुझे देखकर सरप्राइज हो गए। मैंने अपने चेहरे से शॉक हटाया, अपना फेक रिच नोबल एक्ट छोड़ दिया और अपना असली रूप दिखा दिया। क्योंकि अगर उसने मुझे ये मैसेज भेजा है तो उसे मेरी पूरी आइडेंटिटी पहले से पता होगी। अब प्रिटेंड करने का कोई मतलब नहीं था। मैं उसके सामने खड़ा था, उसकी खूबसूरती देखकर भी कंफ्यूज था। मैंने सिर हिलाया, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? लेंग येजियन ने एक जड़े पेंडेंट निकाला जिस पर गू फैमिली का सिंबल बना हुआ था। उसने वो मुझे देते हुए कहा, ये गू फैमिली की यंग मास्टर का पर्सनल जड़े पेंडेंट है, असली नहीं है, बस रिप्लिका है, लेकिन उन डिम विटेड रिच नोबल्स को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है। मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। मैंने उसे लेने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और पेंडेंट मेरे हाथ में रख दिया। ले लो, ये तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है जो तुमने 10 साल पहले किया था। तुमने एक छोटी लड़की को एली में बचाया था और खुद ऑलमोस्ट मर गए थे। उसके इतना कहते ही मेरे दिमाग में मेमोरीज फ्लड हो गई। मुझे अचानक 10 साल पहले की वो रात याद आ गई जब मैंने एक छोटी लड़की को थग से घिरा हुआ देखा था। मौका देखकर मैं तुरंत उसे बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन वो लोग ज्यादा थे। लड़की तो बचकर निकल गई, लेकिन मुझे बुरी तरह पीटा गया। तभी लैंग येजियन की ठंडी आवाज ने मुझे वापस रियलिटी में खींच लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यहाँ फिर मिलूंगी। मैं होश में आया
मैंने वो जड़े पेंडेंट ले लिया और उसे एक सिंसियर स्माइल दी। जो भी हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी स्माइल देखकर वो थोड़ी नर्वस हो गई, उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। फिर उसने कैजुअली कहा, मुझे थैंक मत करो, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम इस एलीट स्कूल में कितनी दूर जा सकते हो। मुझे डिसअपॉइंट मत करना, गुमोयन। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसके हाई हील्स की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, कंप्लीटली स्टन्ड। मैं रूफटॉप के किनारे गया, नीचे देखा और अपने हाथ में उस जड़े पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। फिर मैंने पूरी एलीट स्कूल की रात की व्यू को देखा और मन ही मन कसम खाई, मैं यहाँ अपना नाम जरूर बनाऊंगा ताकि हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करे। एक प्राइवेट विला के अंदर किसी ने चिहंजो को एक एनोनिमस पैकेज भेजा। वो लिविंग रूम के सोफा पर बैठा कैजुअली उसे खोल रहा था। अंदर गुमोयान की फोटोज भरी हुई थी जिसमें वो रेन में डिलीवरी करता हुआ और अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स करता हुआ दिख रहा था। चिहंजो उन फोटोज को देखते हुए हल्का सा हंसा। लगता है गू फैमिली का ये यंग मास्टर काफी सीक्रेट छुपा रहा है। अगली दोपहर मैं 4 बिग टेबल्स के एक्सक्लूसिव लाउंज में एंटर हुआ। उस बड़े रूम में सिर्फ चिहंजो सोफा पर अकेला बैठा था। मैं उसके पास गया, उसने मेरी पार्ट टाइम जॉब वाली फोटोज मेरी तरफ फेंकी और कहा, बताओ ये सब क्या है। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। मुझे पहले से पता था कि ये पास्ट कभी इरेज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले तैयार कर लिया था। ये सब बस लाइफ एक्सपीरियंस के लिए था। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि गरीब लोगों को क्या चाहिए, तब तक तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। चिहंजो ने मुझे सरप्राइज होकर देखा, जैसे पहली बार उसने मुझे सीरियसली लिया हो। उठकर लाउंज के पीछे बार के पास गया और बैठ गया। फिर उसने मेरे पास वाली सीट की तरफ इशारा किया, बैठो, रिलैक्स करो। क्या लोगे ड्रिंक में? वो अभी भी मुझे टेस्ट कर रहा था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा, नहीं, मुझे बाद में क्लास अटेंड करनी है। फिर मैंने कहा, तुमने मुझे आज यहाँ बुलाया, सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए तो नहीं। अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैं मुड़कर जाने लगा। तभी उसने आवाज लगाई, रुको, इतनी जल्दी क्या है? मैं रुक गया। अंदर से मैं खुश था। मुझे पता था मैं ये हर्डल पार कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन रखा और मुड़कर उसे बार पर बैठे देखा। क्या बात है? वो स्टेडी बिना किसी हरी के मेरी तरफ चला, अपनी पॉकेट से अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं पहले थोड़ा रूड था, ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मेरी तरफ से अपॉलॉजी है। मैंने उस ब्लैक कार्ड को सामने देखा और पैसे के टेम्पटेशन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। फिर गुस्से का एक्ट करते हुए बोला, इसका क्या मतलब है यंग मास्टर जी? गू फैमिली को तुम्हारे पेटी कैश की जरूरत नहीं है। वो जोर से हंसा, हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग, तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। फिर उसने एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन्विटेशन निकाला और मुझे थमा दिया। आज रात स्ट्रीट रेसिंग पार्टी है, आने की हिम्मत है? मैंने ब्लैंक फेस के साथ इन्विटेशन ले लिया, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह एंग्शियस था, क्योंकि मैं इतना न्यू ड्राइवर हूं कि रोड टेस्ट 3 बार फेल होने के बाद पास हुआ था, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था। ये इन्विटेशन मेरी एलीट सोशल सर्कल में एंट्री का पहला टिकट था। अगर मैं इसे रिजेक्ट करता तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। उसी रात 10 बजे मैं काइहुंजो की लग्जरी कार में बैठा था और जैसे ही हम वाइंडिंग माउंटेन रोड पर ड्राइव कर रहे थे, मैंने खिड़की से बाहर देखा। दोनों तरफ बॉटमलेस क्लिफ्स थे, एक छोटी सी गलती और सीधा क्रैश। कुछ ही देर में कार स्ट्रीट रेसर्स के हैंगआउट पर रुक गई। जैसे ही चिहंजो की कार वहां पहुंची, सबका अटेंशन उसी पर चला गया। फिर सबने नोटिस किया कि कार से चिहंजो नहीं बल्कि कोई अननोन लड़का उतर रहा है। सबकी नजरें क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ मुड़ गईं। ये कौन है? यंग मास्टर ची की कार से क्यों उतर रहा है? कुछ लड़कियां फुसफुसाईं, वाओ कितना गुड लुकिंग है। लिटरली ड्रूल आ रहा है। भीड़ के शौक के बीच येशाओ की आंखें चौड़ी हो गई। वो मेरे पास आया और धीरे से चिहंजो से पूछा, तुम दोनों साथ कैसे? चिहंजो बिल्कुल चिल था, तुम्हें नहीं लगता ये सुपर फन है? लीशाओ ने मुझे देखा, मैं उस लाउड रेस ट्रैक के बीच अकेला खड़ा था। एक अलग ही नोबल वाइब के साथ उसने आईब्रो रेज किया। सही कहा, ये काफी फन है। वो एक सुपर हॉट गर्ल को आर्म में लिए मेरे पास आया। यंग मास्टर गू, क्या सरप्राइज है? सुना है ओवरसीज में तुमने बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं, कुछ रेसेस ज्वाइन करोगे? मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा। मुझे पता था मैं बच नहीं सकता, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा था तो उसे लगा मैं मना कर रहा हूं। उसने पास खड़ी कार की तरफ इशारा किया, कार नहीं है? नो प्रॉब्लम, मेरी स्पेयर ड्राइव कर लो, टॉप के परफॉर्मेंस है। मैंने उस डायरेक्शन में देखा। एक बेहद कलरफुल बुगाटी मेरी आंखों के सामने थी, इतनी फ्लैशी कि पीकॉक जैसी लग रही थी। मैंने हल्का सा स्mirk किया। मुझे रेस कार्स का ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना समझ गया कि ये कार रिलायबल नहीं है। लेशाओ जानबूझकर मुझे टेस्ट कर रहा था। उसने अपने साथ खड़ी लड़की को साइड किया, झुककर मेरी आंखों में देखा। फेमस यंग मास्टर गू, डर तो नहीं लग रहा? वो जोर से हंसा। बाकी नोबल्स भी हंसने लगे। मैं पूरी तरह स्टक हो चुका था। तभी लैंग यूएजियन रेसिंग सूट में बाहर आई। उसने लेशाओ को साइड किया और मेरे सामने खड़ी हो गई। लेशाओ, ये जंग कार लेकर आए हो, आंखों को पेन दे रही है। ये मैटर मेरे और यंग मास्टर गू के बीच है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? उसने सबको इग्नोर किया। मेरी तरफ देखकर सॉफ्टली मुस्कुराई। मैं भी यंग मास्टर गू की ड्राइविंग स्किल्स देखना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी को पायलट बनती हूँ। पूरा क्राउड शॉक हो गया। क्या हमारी गॉडेस को पायलट बनेगी इसके लिए? लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइवर सीट में बिठा दिया। उसने सीट बेल्ट बांधी। मैंने उसकी तरफ सीरियस होकर देखा। तुम श्योर हो मैंने अभी रिसेंटली लाइसेंस लिया है? सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। वो बोली, इट्स फाइन, मुझे तुम पे ट्रस्ट है और मैंने इस कार में स्पेशल मॉडिफिकेशंस पहले ही कर रखे हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतनी स्टनिंग को पायलट है, टेंशन किस बात की?
उसकी ये नार्सिसिस्टिक लाइन सुनकर मैं हंस पड़ा। मेरा सारा नर्वसनेस खत्म हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा एलूफ रहने वाली लेंग युएजिन का ऐसा साइड भी होगा। सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, गन शॉट हुआ और सारी रेस कार्स रॉकेट की तरह निकल गई। मैं भी उनके पीछे निकल पड़ा। रेस बेहद इंटेंस थी और इस वक्त मुझे अपने डिलीवरी वाले पास्ट का फायदा मिल रहा था। फास्टेस्ट रूट्स ढूंढना मेरे इंस्टिंक्ट में बस चुका था और लेंग युएजिन एक अमेजिंग को पायलट थी। वो हर बार टर्न्स के पास आते ही मुझे परफेक्ट टर्निंग पॉइंट बता देती थी और मैं और लेंग युएजिन इतनी परफेक्ट सिंक में थे कि हमने जल्दी ही बाकी सारी कार्स को पीछे छोड़ दिया और सेकंड पोजीशन पर आ गए। आखिरी टर्न बस 100 मीटर दूर था, लेकिन लिएशाओ अभी भी हमसे काफी आगे था। मैं जितना भी एक्सेलरेट करता उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तभी लेंग युएजिन की एक्साइटेड आवाज आई, गुमोयन मुझ पर ट्रस्ट करो, फुल गैस दबाओ, हम उसे टर्न के बाहर से ओवरटेक करेंगे। मैंने एक सेकंड के लिए नीचे बॉटमलेस क्लिफ की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। उसकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी और अचानक मेरे अंदर एड्रेनालाइन का ब्लास्ट हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जोर से कहा, ओके टाइट पकड़ो, चलते हैं। मैंने गैस पेडल पूरी ताकत से दबा दिया। कार ने जोरदार रॉर किया जैसे अभी टूट जाएगी, लेकिन मैंने जरा भी हेसिटेट नहीं किया और सीधा आगे बढ़ गया। टर्न पर ओवरटेक करते वक्त मुझे साफ महसूस हुआ कि कार का आधा हिस्सा हवा में लटक रहा है। मैंने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और कार को ट्रैक पर वापस खींच लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। लेंग युएजिन भी जोर से चिल्ला रही थी और अगले ही पल हमने फिनिश लाइन की रेड टेप तोड़ दी। मैंने फर्स्ट प्लेस जीत लिया, लेशाओ को सिर्फ 0.01 सेकंड से हराकर। पूरा क्राउड जोरदार तालियों और शोर से गूंज उठा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लेशाओ जैसे बिग शॉट को हरा दूंगा। मैं कार में बैठा गहरी सांस ले रहा था। आसपास की हीटेड डिस्कशन सुनते हुए अब समझ आ रहा था कि ये कितना डेंजरस था। लेंग युएजिन ने सीट बेल्ट खोली, मेरे गले में हाथ डालकर बोली, तुम कमाल हो। मुझे पता था मैं गलत नहीं हूं। फिर वो उतर गई। थोड़ी देर बाद मैं भी खुद को काम करके बाहर आया। लेशाओ ऑकवर्ड होकर मेरे पास आया, ये राउंड काउंट नहीं होगा, आखिर तुमने ओवरसीज में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और खेलेंगे, तब मैं जरूर जीतूंगा। वो चाहे एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अंदर से उसने मुझे गू फैमिली के यंग मास्टर के रूप में मान लिया था। मेरा ये रिस्की मूव सही साबित हुआ। तभी चिहंजो भी हमारे पास आया, बुरा नहीं, तुम में दम है, अब मैं फ्रेशमैन बैंक्वेट में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। रेस खत्म होते ही जो अरेना अभी शोर से भरा था कुछ ही सेकंड्स में खाली हो गया। उस रात मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मिस्टीरियस गू फैमिली के यंग मास्टर की नहीं रही, बल्कि एक फियरलेस टफ गाय की भी बन गई। उस रात के बाद कई रिच और नोबल फैमिलीज ने मेरे बारे में सुना और उनका एटीट्यूड मेरे लिए और रिस्पेक्टफुल होता गया। मैंने उनके ट्रस्ट का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मुझे खुश करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने जमकर प्रॉफिट कमाया। अब मुझे अपने नोबल एक्ट के लिए पैसे की टेंशन नहीं थी। टाइम तेजी से बीता और जल्द ही फ्रेशमैन बैंक्वेट का दिन आ गया, जो इस नोबल गेम का लास्ट डे भी था। इन दिनों कमाए पैसों से मैंने एक क्लासिक कस्टम सूट बनवाया और लेंग युएजिन का दिया हुआ जड़े पेंडेंट हाथ में लेकर बैंक्वेट हॉल में कॉन्फिडेंटली एंटर हुआ। मेरा सूट और पर्सनैलिटी देखकर सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। टैंग टैंग मुझे देखते ही भाग कर आई, ब्रदर गुमोयन तुम आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं कॉन्फ्यूज था कि वो क्या कह रही है। म्यूजिक शुरू हुआ, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठा लिया। धीरे धीरे हॉल का नॉइज शांत हो गया। अचानक होस्ट स्टेज पर आया और बोला, आज रात हम एक लेजेंड के जन्म के गवाह बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं वो स्लम से आया फेकर है, कुछ कहते हैं वो यिन फैमिली का टॉपर है। अब वेलकम करते हैं गुमोयन को उनके स्पीच के लिए। मेरा मुंह हल्का सा ट्विच हुआ। मैंने टांग टांग की तरफ देखा जो खुशी से चमक रही थी। ये क्या हो रहा है? वो बोली, ये सरप्राइज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज किया है, कैसा लगा? उसने मेरी हालत नोटिस ही नहीं की और मुझे स्टेज पर पुश कर दिया। मैं मजबूरी में माइक तक गया। जैसे ही बोलने वाला था अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं और पीछे स्क्रीन पर मेरी डिलीवरी करते हुए फोटोज दिखने लगी। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा, क्या ये गुमोयन है? ये तो यिन फैमिली का एयर है ना? ये डिलीवरी कर रहा था। तभी जुंगरुई, जो पहले से मुझसे जलता था, सामने आया। उसने फोटोज हवा में उछाल दिए, वो फूलों की तरह गिरने लगे और सब लोग उन्हें उठाकर देखने लगे। हर फोटो में मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता हुआ दिख रहा था। चुंगरॉय ने मुझे एक ट्रायम्फेंट स्माइल दी। तब मुझे समझ आ गया कि इसके पीछे वही है। स्नीकर वाले इंसिडेंट के बाद से ही शेंगरॉय मन में ग्रज रखे हुए था। उसने चुपके से मेरी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करवाई और उसे मेरी पार्ट टाइम जॉब्स वाली फोटोज मिल गई। उसे डर था कि पिछली बार की तरह ये फोटोज मुझे एम्बैरस नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसने क्वाइटली ये सब चिहंजो को दे दिया। उसे लगा था कि अब गुमोयन एलीट स्कूल से डिस्ग्रेस होकर बाहर निकलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मैं तो और भी बड़ा स्टार बन गया। जुंगरुई ये सह नहीं पाया और जब उसे पता चला कि टैंग टैंग मेरे लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रही है, तो उसने सीक्रेटली उन फोटोज को बिग स्क्रीन पर अपलोड कर दिया ताकि सबको मेरी असली आइडेंटिटी पता चल जाए। जैसे ही उसे लगा कि अब मैं पूरी तरह खत्म हो चुका हूं, तभी अचानक 4 मेजर कॉन्ग्लोमरेट्स के एयर्स खड़े हो गए और मेरे सपोर्ट में बोलने लगे, कौन जाने ये सब तुमने फेक किया हो, सिर्फ जेलसी में आकर तुम होते कौन हो ऐसे बोलने वाले, फ्रेशमैन बैंक्वेट में ट्रिक्स करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। गार्ड्स ने जुंगरुई को पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। जब सबने देखा कि इतने बड़े लोग मेरे सपोर्ट में हैं, तो किसी ने भी उन फोटोज पर डाउट नहीं किया। सबने मान लिया कि ये जुंगरुई की जेलसी है। उसी पल मुझे एक हार्श रियलिटी समझ आई, चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने हो, वो कुछ पावरफुल फैमिलीज के वर्ड्स के सामने कुछ भी नहीं होते। मैं धीरे से बैंक्वेट हॉल से बाहर निकला। एंट्रेंस पर वही चारों मेरा इंतजार कर रहे थे। शिहंजू आगे बढ़ा, गुमोयन हम ऑफिशियली तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ?
वो बात पूरी करता उससे पहले ही मेरे फोन पर ऑकवर्ड सा नोटिफिकेशन आया। मैंने नीचे देखा, ठीक 12 बजे के बाद मेरे अकाउंट में 100 मिलियन युआन क्रेडिट हो चुके थे। मेरे होठों पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ सिर उठाया और उन चारों टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स के एयर्स की तरफ बढ़ गया। ये कोई नया बिगिनिंग नहीं था, ये मेरा रिबर्थ था। अब ये सीरीज यहीं पर खत्म हो गई है और कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ ऐसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कभी आता ही नहीं है।